हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं नदीम खान, मैं दिल्ली मुखर्जी नगर के निकट से लाइव हूं और आप देख रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। और बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है 16 महाजनपद पार्ट 2। पार्ट 1 जो क्लास है वो हम लोगों ने ले ली है। ये क्लास आपके सामने मौजूद है और आज हम लोग जो है इस टॉपिक पर बृहद तौर पे बात करेंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आप अपने घरों में मैं आशा करता हूँ कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अच्छे से होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई चल रही होगी ठीक से। ठीक है बच्चों, तो आइए चलिए हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करते हैं इस आशा के साथ कि आप अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक इट। यहां पर बच्चों मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में कि व्हाट इज अनअकैडमी, अनअकैडमी क्या है और किस तरीके से ये अपने क्लासेस जो है वो चलाती है। आपको पता ही है कि अनअकैडमी यूट्यूब पर अपनी क्लासेस चलाती है, लेकिन अनअकैडमी का अपना एक रिजर्व इलाका भी है, अपना एक रिजर्व प्लेटफॉर्म भी है। तो उसके बारे में अगर आप अनअकैडमी से जुड़कर अपनी स्टडी करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगी, ऑन सिलेबस आपके कोर्सेज कंप्लीट करवाए जाएंगे, लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस की व्यवस्था है। बच्चों, अनअकैडमी से जुड़ने के लिए जो सबसे अव्वल शर्त है वो है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, क्योंकि लर्निंग ऐप को बिना डाउनलोड किए आप अनअकैडमी के साथ नहीं जुड़ सकते। तो सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, सर्च के बटन में यहाँ जाइए और सर्च करिए यूपीएससी सीएससी। ठीक है ना, ये आप सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद बच्चों जो है अपने मनचाहे एजुकेटर को आप यहाँ पर हेलो उधर वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों ना मैं चीज कह रहा था, यस, तो यहां पर एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि जैसे आप अपने मनचाहे एजुकेटर को सर्च करेंगे और सपोज दैट आप मुझे सर्च करिए MOHD, ठीक है ना, NADIM, ये मेरा प्रोफाइल नेम है अनअकैडमी पर। कहने का मतलब ये है कि आप अगर अनअकैडमी से अटैच होना चाहते हैं तो आप मेरा प्रोफाइल नेम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद बच्चों मुझे फॉलो करेंगे। फॉलो करने का फ़ायदा ये है कि मेरी कोई भी क्लास अगर अनअकैडमी के ऐप पर शुरू होती है तो आपको अनअकैडमी के टीम के द्वारा मैसेज भेजा जाएगा। दूसरी चीज़ ये है बच्चों कि यहीं नीचे आप देखिए, यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है। सब्सक्रिप्शन का मतलब ही होता है एडमिशन के। तो यहाँ पर आप गेट सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद बच्चों आप प्लान सेट करेंगे कितने साल के लिए आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं। फिर नीचे आप रेफरल कोड डालेंगे MNUS, ठीक है ना। क्यों डालेंगे? क्योंकि 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। साथ में ये कि किसी भी एजुकेटर की क्लास आप कर सकेंगे, किसी भी बैच में आप ज्वाइन हो सकेंगे। करेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप मेरे बारे में जान सकते हैं। ये अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं। यकीन मानिए अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़ते हैं तो इन बेहतरीन टीचरों के साथ आप जुड़कर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। तो शानदार है, आपको जुड़ना चाहिए। अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी के पास एडमिशन के लिए 2 प्लान होते हैं बच्चों, एक प्लस है और दूसरा आइकॉनिक है। प्लस के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो जो प्लस प्लान है बच्चों, एक जनरली तौर पर एक इंस्टीट्यूट को एक एडमिशन की तरफ से जो सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं वो सब कुछ आपको प्लस में मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 महीने से लेकर पूरे 3 साल तक का एडमिशन प्लान जो है वो मौजूद है। आप इसमें से अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी प्लान सर्च करिए। जैसे मान लीजिए अगर आप फ्रेशर हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आप कम से कम 2 साल के लिए एडमिशन लीजिए या 3 साल के लिए लीजिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप 1 साल के लिए एडमिशन ले सकते हैं। जैसे बच्चों प्लस पर जुड़ने के लिए एडमिशन की जो फीस है वो 1 साल की 49,500 रुपीज़ है।
रेफरल कोड की जगह आप यूज़ करिएगा MNUS, क्योंकि इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा किसी भी टीचर की क्लास आप ज्वाइन कर सकेंगे। इसके साथ आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकेंगे। समझ में आ गया? कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 साल के लिए एडमिशन की फीस है 72,000 रुपीज़। यहाँ पर रेफरल कोड की जगह यूज़ करिए MNUS, 10% डिस्काउंट मिलेगा, आपकी फ़ीस हो जाएगी 64,800 रुपीज़। यहाँ पर बच्चों 1 साल की जो फीस है 49,500 रुपीज़ है। रेफरल कोड MNUS को यूज़ करने के बाद 10% डिस्काउंट मिलेगा और फीस हो जाएगी आपकी 44,550 रुपीज़। 2 साल की फीस है 72,000 रुपीज़। रेफरल कोड MNUS को यूज़ करने के बाद 10% डिस्काउंट मिलेगा और फीस हो जाएगी 64,800 रुपीज़। 3 साल की जो फीस है बच्चों वो 90,000 रुपीज़ है। रेफरल कोड MNUS को यूज़ करने के बाद आपकी फ़ीस 10% लेस होके हो जाएगी 81,000 रुपीज़। तो बच्चों एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पर जो फ़ीस आपने देखी है, आप देखिए यहाँ पर 3 साल की फ़ीस जो है 90,000 रुपीज़ है। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस से कंपेयर करोगे बच्चों, तो सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस की फ़ीस दिल्ली में 2 लाख रुपए, 2 से 2.5 लाख रुपए हो जाती है। तो यहाँ पर 90,000 रुपीज़ में आपको ये 3 साल के लिए पूरा एडमिशन दे रहे हैं। साथ में बच्चों मैंने आपको बताया ही कि हिंदुस्तान के जो बेहतरीन टीचर्स हैं वो इस समय अनअकैडमी के साथ जुड़कर पढ़ा रहे हैं। दिल्ली मुखर्जी नगर, जी हाँ, हिंदुस्तान के बेहतरीन टीचर्स इस समय अनअकैडमी के साथ जुड़कर पढ़ा रहे हैं। दिल्ली मुखर्जी नगर के बेहतरीन टीचर्स अनअकैडमी के साथ जुड़कर पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान देना है कि जो दूसरा इनका प्लान है, जो दूसरा प्लान है अनअकैडमी का, वो क्या है? वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। मतलब आइकॉनिक प्लान इतना सुपर है ये कि अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो अनअकैडमी की तरफ से प्लस की सारी सुविधाएं तो आपको दी ही जाएंगी, साथ में आपको एक कोच या गाइड भी प्रोवाइड कराया जाएगा। मतलब ये है कि आप कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार इस कोच या गाइड को फ़ोन करके अपने लिए आप एडवाइस ले सकते हैं। ठीक ना? ये बहुत शानदार है। अनअकैडमी का सबसे अच्छा जो एडमिशन प्लान है वो आइकॉनिक है। यही वजह है बच्चों की 25 जनवरी से इसकी जो फीस है वो बढ़ाई जाने वाली है। 25 जनवरी से इसकी फ़ीस बढ़ने वाली है। तो अगर आप एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ज़रा जल्दी करिए, 25 से पहले एडमिशन आप ले लीजिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप 1 साल के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसकी फ़ीस 69,500 रुपीज़ होती है। लेकिन यहाँ रेफरल कोड जो आप देख रहे हैं, इसको यूज़ करने के बाद 10% डिस्काउंट की सुविधा भी आप लोगों को मिलेगी। ठीक है ना? और फीस हो जाएगी 62,550 रुपीज़। बच्चों क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही है चीज़ें? इसको ध्यान से सुनिए, ये ज़रूरी चीज़ है आपके लिए जो मैं बता रहा हूँ। तो 1 साल की जो फीस है वो 69,500 रुपीज़ है। रेफरल कोड MNUS यूज़ करिए, 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा और फीस हो जाएगी 62,550 रुपीज़। 2 साल की जो फीस है बच्चों वो 1,07,000 रुपीज़ है। रेफरल कोड MNUS यूज़ करिए, 10% डिस्काउंट मिलेगा और फीस हो जाएगी 96,300 रुपीज़ ऑनली। 3 साल के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे, 3 साल के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो फीस है 1,41,000 रुपीज़। रेफरल कोड MNUS यूज़ करेंगे, 10% डिस्काउंट मिलेगा, फीस हो जाएगी 1,26,900 रुपीज़। तो बच्चों ये अनअकैडमी से जुड़ने के 2 प्लान हैं, एक प्लस है, एक प्लस है और दूसरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। समझ में आ गया? आप चाहें तो अनअकैडमी पर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए अलग से एडमिशन ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 साल की फीस है 27,500 रुपीज़। रेफरल कोड यूज़ करिए MNUS, 10% डिस्काउंट मिलेगा, फीस हो जाएगी 24,750 रुपीज़। मतलब ये है कि रेफरल कोड MNUS को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही। रेफरल कोड MNUS यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही। साथ में बच्चों किसी भी टीचर की क्लास आप कर सकते हैं, किसी भी बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको बता दूं कि अनअकैडमी पर इस समय एक प्रतियोगिता चल रही है।
जिसको कम्बैट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे। लर्निंग ऐप के नीचे देखिए बच्चों, वहां कम्बैट लिखा रहता है, इस पर क्लिक करिए और कोड की जगह आप डाल दीजिए MNUS। जब तक आप MNUS नहीं डालेंगे आप कम्बैट में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। और इसमें भाग लीजिए। 45 मिनट का जो है 45 मिनट की ये प्रतियोगिता होती है। 45 मिनट तक ये चलता है। 60 क्वेश्चंस होते हैं। कुल 13 कम्बैट्स होंगे। तो इसमें अगर आप जीतते हैं तो रैंक फर्स्ट से लेके रैंक थर्ड तक जो इनाम मिलेगा बच्चों, उसमें 3 महीने के लिए आपको UPSC CSE में सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। 3 महीने के लिए अनअकैडमी आपको सब्सक्रिप्शन देगी। अगर आप जो है रैंक 4 से रैंक 150 के बीच आते हैं तो 1000 रुपए का आपको अमेजॉन वाउचर दिया जाएगा। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर आप 2021, 2022, 2023 के लिए अगर आप IAS में बैठने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए शानदार मौका है। आप देखिए यहाँ पर जो बैचेस हैं वो शुरू हो चुके हैं। ठीक है ना, ये देखिए ये सारे जो बैचेस हैं, आप इन बैचेस को ज्वाइन करिए। अपने टीचर्स को देखो, जो टीचर आपको पसंद है उस टीचर की बैच को आप ज्वाइन करिए। और बैच में जुड़ने के लिए, ये नए बैचेस हैं बच्चों, ठीक ना, ये न्यू बैचेस हैं जो अनअकैडमी ने शुरू किए हैं। इसमें कुछ नहीं करना है आपको। इसमें जो है ना, रेफरल कोड की जगह आप डाल दीजिए MNUS। ठीक है ना, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा आपकी फीस में और आप इन बैचेस से जुड़ पाएंगे। तो प्लान कर सकते हैं आप एडमिशन ले सकते हैं। ये देखिए ये सारे जो बैचेस शुरू हुए हैं ये आपके लिए बैचेस जो है वो शुरू किए गए हैं। तो आप इन बैचेस में जुड़ सकते हैं, इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों एक चीज आपसे मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अगर आप जो है अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट और जनरल स्टडीज दोनों आपको मिल जाए, तो आप इसके लिए भी अगर आप चाहते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट और जनरल स्टडीज दोनों आपको मिले, तो आप उसके लिए भी इसमें से कोई एक प्लान चुन सकते हैं। जैसे 2 साल का प्लान देखिए, 1,31,510 रुपये इसकी फीस है। रेफरल कोड की जगह यूज़ करिए, 10% डिस्काउंट मिलेगा, आपकी फ़ीस हो जाएगी 99। जी हाँ, 2 साल की जो फीस है 1,31,510 रुपीज़। रेफरल कोड MNUS यूज़ करेंगे, 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपकी फ़ीस हो जाएगी 99,680 रुपीज़। तो बच्चों देर किस बात की है, आप शुरू कर सकते हैं, प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए यही चीज़ आपको मैं बता रहा था कि 25 जनवरी तक अनअकैडमी पर जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उसकी फ़ीस बढ़ जाएगी। तो अगर आप सोच रहे हैं एडमिशन लेने के लिए तो प्लीज़ 25 जनवरी से पहले तक एडमिशन ले लीजिए। रेफरल कोड की जगह आप यूज़ करेंगे MNUS। ठीक है ना, रेफरल कोड की जगह आप यूज़ करेंगे MNUS। ठीक है ना, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। किसी भी टीचर की क्लास कर सकते हैं, किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए, महाजनपदों के बारे में डिस्कस करने का समय हो चुका है। और हम लोगों ने ना यहाँ पर कौशल महाजनपद के बारे में पढ़ा, काशी के बारे में पढ़ा, वत्स के बारे में पढ़ा। अब जो है हम लोग बारी है मगध महाजनपद के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए आप सभी, और हम लोग हेडिंग डालते हैं मगध महाजनपद। चलिए, तो क्या हेडिंग डालेंगे बच्चों? मगध महाजनपद। चलिए तैयार हो जाइए, गेट रेडी नाउ फॉर दिस।
और कॉपी और कलम भी तैयार रखिए, साथ में पीडीएफ रेडी करने के लिए मेरी तरफ से पीडीएफ आपको यही मिलेगा, मैं आपको लिखवाऊंगा। जाहिर सी बात है, इस लिखवाने के पीछे बच्चों मकसद ये है कि पहली चीज़ तो ये कि आपकी अपनी हैंडराइटिंग में आपके पास नोट्स हो। दूसरा मकसद ये है बच्चों कि आप जो है लिखने के आदी हो जाएं, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होना है। तो किसी ने लिखा है कि ना इन्हीं से निकलेगा ना उन्हीं से निकलेगा, ना इन्हीं से निकलेगा ना उन्हीं से निकलेगा, ये हमारे पैर का कांटा है, हम ही से निकलेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मगध महाजनपद में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये कि मगध का स्टेटस कहाँ था मगध। सबसे पहले ये कि मगध का स्टेटस कहाँ था, ये कहाँ पे स्थित है। तो बच्चों पहली चीज तो ये कि मगध महाजनपद, हम लिखेंगे कि मगध महाजनपद, मुझे पता है आपको जानकारी होगी आप लोगों को, मगध महाजनपद है ना बिहार में ना, बिहार में स्थित था। पहली जानकारी तो यही हो गई। अब बिहार में कहां, तो बिहार में गया जिला और पटना, बिहार में गया जिला और पटना। ये गया तो बहुत प्राचीन है, पटना जो शहर उसको शेरशाह सूरी ने बसाया था। तो गया जिला और पटना ये जो है कभी मगध महाजनपद का निर्माण करते। तो लिखेंगे कि गया और पटना, ठीक है ना, कभी मगध महाजनपद का निर्माण करते थे। कभी मगध महाजनपद का निर्माण करते थे। समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर हो रहा है। तो स्टेटस क्लियर हो गया कि मगध महाजनपद बिहार में था। और दूसरी चीज क्या है बच्चों की, जो गया दूसरी चीज बच्चों की, जो बिहार का गया जिला है और पटना है, ये कभी मगध महाजनपद का निर्माण करते थे। क्लियर हो गया, यहां तक कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कहा जाता है कि मगध वही महाजनपद है, भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत सबसे पहले मगध महाजनपद के द्वारा की गई थी। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, यही वो महाजनपद है जिसने आगे चलकर पूरे भारत का नेतृत्व किया था। यानी मगध ने पूरे हिंदुस्तान को अपने आंचल में समेट लिया था, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कि भारत में सबसे पहले साम्राज्यवाद की शुरुआत मगध ने की, ठीक है ना। हम लिखेंगे कि मगध ने लगभग संपूर्ण भारत को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। समझ में आ गया बच्चों, मगध ने लगभग संपूर्ण भारत को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। देखिए कहा जाता है, अगर इसके इतिहास की बात करोगे तो मगध की हिस्ट्री की जो शुरुआत होती है ना बच्चों, वो वहाँ के एक बड़े सीधे साधे शासक थे, बड़े सीधे साधे राजा थे, भद्दिया को मगध का राजा बताया जाता है, ठीक है ना। और कहा जाता है कि इन्हीं से मगध जो है वो हाईलाइटेड हुआ था। अगर पूछा जाएगी मगध के पहले राजा का नाम बताइए, तो यहाँ के शासन की शुरुआत लगभग भद्दिया से होती है। जी हाँ, ये बड़े सीधे साधे इंसान थे। कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल आदमी थे। बट कहा जाता है कि अंग महाजनपद के राजा ने इनके यहाँ पर हमला कर दिया, ठीक है ना। अंग महाजनपद के राजा का नाम था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त ने मगध पर हमला कर दिया और सीधे साधे भद्दिया की उसने हत्या कर दी, और बस यहीं से शुरुआत हुई थी,
ठीक है ना। तो मगध बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है मगध का। अभी हम लोग मगध की तरफ बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि मगध में एम्परलिज्म की शुरुआत हुई और बहुत सारे राजवंशियों के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा तो मगध के बारे में नोट कर ही सकते हैं। ये चीज़ अगर हो गई हो तो हम लोग इसको मिटा दिया जाए। अगर ये चीज़ आपने कंप्लीट कर लिया हो बच्चों तो ये चीज़ हम लोग मिटा दिया जाए। चलिए, तो हम लोग इसको मिटा देते हैं और मैं आपको लिखना चाहता हूँ, बस इतना लिखना है कि मगध के राजा का नाम, यानी उस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान की बात हो रही है, भद्दिया मिलता है, जिसकी हत्या अंग महाजनपद के राजा ब्रह्मदत्त के द्वारा कर दी गई थी। थोड़ा सा आपको बताऊंगा क्योंकि एटलीस्ट हम लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है इसको, लेकिन ये है कि भाई एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन की बात चल रही है ना इसकी, तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में तो बात करेंगे ही। चलिए, क्योंकि सारा जो खेल था वो यहीं से शुरू ही हुआ था। तो चलिए लिखेंगे कि यहां के राजा का नाम भद्दिया मिलता है ना, जिसकी हत्या अंग महाजनपद के राजा ब्रह्मदत्त ने कर दी। अंग महाजनपद के राजा ब्रह्मदत्त ने कर दी। ठीक है, कहा जाता है बच्चों के बहुत सीधे साधे इंसान थे, बहुत सीधे साधे इंसान थे राजा भद्दिया। अंग महाजनपद के राजा ने इनकी हत्या कर दी और कहा जाता है कि महज 12 साल की उम्र में इनका बेटा कुणिक, महज 12 साल की उम्र में इनका बेटा कुणिक, यानी कौन, राजा बिंबिसार राजा बना। उसे प्रतिज्ञा की थी कि ब्रह्मदत्त मारूंगा तुझे, तेरे ही राज्य में घुसकर मारूंगा। मतलब उन्होंने प्रतिज्ञा की, बिंबिसार ने प्रतिज्ञा की थी कि ब्रह्मदत्त मारूंगा तुझे, लेकिन तेरे ही राज में घुस के मारूंगा। और कहा जाता है कि बिंबिसार ने अंग महाजनपद पर हमला किया और वहां के राजा ब्रह्मदत्त की हत्या उसी के राज्य में घुसकर की थी। और फिर तो बच्चों बस यहीं से समझ लीजिए कि ये जो बिंबिसार की तलवार में अंत से बाहर निकली थी ना, ये कई 100 सालों तक खून पीती रही, रक्तपान करती रही। यानी कलिंग की लड़ाई में भी इसने रक्तपान किया। आप अंदाजा लगाइए, तकरीबन 2 लाख लोग कलिंग की लड़ाई में मारे गए। और सम्राट अशोक ने जब तक वो तलवार म्यान में नहीं रखी, तब तक इस तलवार ने रक्तपान किया था। तो बच्चों ये जो आगे जो चीजें आने वाली हैं बहुत रोचक हैं। तो मगध के बारे में बस ये चीज, और ये राजधानी की बात अब की जाए कि हम लिख सकते हैं कि यहां की, देखिए यहां की राजधानी थी। देखिए मगध में ना 3 राजधानियों का नाम आता है। मगध में सबसे जो पुरानी राजधानी थी गिरिब्रज, उसके बाद बच्चों एक राजधानी का नाम आता है राजगृह। राजगृह राजधानी की जो स्थापना है वो अजातशत्रु के द्वारा की गई। गिरिब्रज जो है बिंबिसार की राजधानी थी, और उसके बाद जो पाटलिपुत्र थी ये अजातशत्रु के बेटे उदयन ने इसको बसाया था, पाटलिपुत्र। यानी एटलीस्ट आपको पता ही है पाटलिपुत्र लंबे समय तक मगध की राजधानी रही। तो 3 राजधानियों के बारे में बच्चों आपको ध्यान रखना है। गिरिब्रज जो राजा बिंबिसार की राजधानी थी, राजगृह जो अजातशत्रु के शासनकाल में मगध महाजनपद की राजधानी थी, और फिर पाटलिपुत्र। जाहिर सी बात है पाटलिपुत्र जो है वो उदयन के शासनकाल में ना, तो मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी अजातशत्रु के शासनकाल में, और पाटलिपुत्र अजातशत्रु के बेटे उदयन के शासनकाल में मगध साम्राज्य की राजधानी रही थी। ठीक है बच्चों,
तो मगध महाजनपद के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ 16 महाजनपदों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना। तो चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा डालते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, बेसिकली नोट कर लिया होगा बच्चों। तो मिटाते हैं इसको। ठीक है बच्चों, तो ये चीज हो गया। चलिए हम लोग बात करते हैं अब मगध के बाद जो है हम लिच्छवी गणराज्य की बात करेंगे बच्चों। लिच्छवी महाजनपद लिखा हुआ है बट लिच्छवी गणराज्य भी कहते हैं इसको। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं, लिच्छवी के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे तो यहां पे हम लोग हेडिंग डालेंगे। चलिए आइए, लिच्छवी गणराज्य। ठीक है बच्चों, लिच्छवी गणराज्य के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये चीज मैं आपको बता दूं कि 16 महाजनपदों में से ये भी एक महाजनपद था और बहुत शक्तिशाली यह महाजनपद था। उस जमाने में ना गणतांत्रिक प्रक्रिया चली, मैंने उस जमाने में 2 प्रकार के शासन की प्रक्रिया थी। ठीक है ना, एक राजतंत्र था, दूसरा गणराज्य था। राजतंत्र में राजा शक्तिशाली होता था। गणराज्य में क्या होता था कि कई राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते थे। फिर उस संघ की अपने सभागार होते थे और वहां पर प्रतिनिधियों के द्वारा मिल बैठ कर शासन चलाया जाता था। तो हम लिखेंगे कि प्राचीन भारत में उस समय गणतांत्रिक व्यवस्था का भी चलन था, है ना। कई राज्य मिलकर संघ बनाते थे और फिर उन राज्यों के प्रतिनिधि मिल बैठकर शासन चलाते थे। मिल बैठकर शासन चलाते थे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। यानी इनका अपना सभागार होता था। तो यहां पर ये कहते हैं कि लिच्छवी गणराज्य की जो राजधानी थी वो कहां पे थी, वैशाली में। तो लिखेंगे कि लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली में थी। ठीक है ना। यहां का प्रमुख चेटक था। राजा चेटक जो है वो लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख हुआ करते थे। ठीक है ना बच्चों, तो ये चीज समझ में आ गया, क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चूंकि यहाँ पे हम लोग लिच्छवी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अब आप समझ गए कि लिच्छवी जो गणराज्य की सीमा थी वो बिहार के कुछ क्षेत्र से लेकर पूरा नेपाल तक ये फैली हुई थी, है ना। नेपाल तक इसकी सीमा फैली हुई थी, क्योंकि लुम्बिनी कपिलवस्तु जो है वो अब नेपाल में पड़ते हैं।
ठीक है बच्चों, तो चलिए तो यहां पर हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो लिखेंगे कि इस गणराज्य की सीमा बिहार से लेकर नेपाल तक फैली हुई थी। बिहार से लेकर नेपाल तक फैली हुई थी, ठीक ना। और चूंकि ये महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की जन्मस्थली थी, इसलिए भी लिच्छवी गणराज्य पवित्र माना जाता था। तो लिखेंगे कि ये महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की जन्म स्थली थी, इसलिए इसे बहुत पवित्र माना जाता था। इसे बहुत पवित्र माना जाता था। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। इसे बहुत पवित्र माना जाता था। नोट कर लीजिए इस चीज को। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और राज्यों पर बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए हम लोग इसके बाद कुछ और महाजनपदों के बारे में बात करते हैं, देखते हैं और कौन कौन से महाजनपद थे। यहां पर देखिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कुरु महाजनपद की। यहां पर देखिए कुरु महाजनपद, आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा कि पुराने ज़माने में महाभारत के बारे में आपने सुना होगा। तो ये कुरु और पांचाल जो थे, ये दोनों महाभारत कालीन है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुरु महाजनपद के बारे में बात करेंगे। हेडिंग डालिए
कुरु महाजनपद, ठीक है ना। तो ये महाभारत कालीन महाजनपद है और इसके बारे में ये है कि लिखेंगे कि ये महाजनपद महाभारत कालीन था, ठीक है ना। कौरव और पांडव जो है वो यहीं से संबंधित थे। ये चीज़ है कि कुरु महाजनपद जो इसकी जो स्थिति थी बच्चों, इसकी जो भौगोलिक स्थिति, आधुनिक जो दिल्ली है, जी हाँ, दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ कहा जाता था जो कि राजधानी थी कुरु महाजनपद थी। तो आधुनिक जो दिल्ली है ये उस ज़माने में कुरु महाजनपद का निर्माण करती थी। हम लिखेंगे कि आधुनिक दिल्ली है ना, कभी इस महाजनपद का निर्माण करती थी। कभी इस महाजनपद का निर्माण करती थी। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। लिखेंगे कि इस महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इस महाजनपद की राजधानी कहाँ पे थी? इंद्रप्रस्थ। तो नोट कर लीजिए, कुरु महाजनपद जो कि महाभारत कालीन महाजनपद हुआ करता था, है ना। कभी कौरव और पांडव लोग यहीं से जुड़े हुए थे और इस महाजनपद की राजधानी जो थी वो इंद्रप्रस्थ थी। जो दिल्ली है वो कभी इस महाजनपद का निर्माण करती थी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, कुरु महाजनपद। अब इसके बाद जो है आइए हम लोग बात करते हैं पांचाल महाजनपद की, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं और बात करते हैं किसकी? पांचाल महाजनपद की। लिख लीजिए, हम लोग बात कर रहे हैं पांचाल महाजनपद की। तो बच्चों आपको तो पता ही है कि इसकी 2 राजधानियों का उल्लेख आया है। पांचाल महाजनपद भी महाभारत कालीन था क्योंकि पांचाली जो है उनका संबंध इसी महाजनपद से था। तो लिख लेंगे कि ये महाजनपद भी महाभारत कालीन था। ये महाजनपद भी महाभारत कालीन था, है ना। पांचाली जो कि पांडवों की पत्नी थी का संबंध इसी महाजनपद से था। पांचाली का संबंध जो है वो इसी महाजनपद से था। तो करेक्ट है, किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है। अब आपको मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि इस महाजनपद की 2 राजधानियों का उल्लेख आया। कितनी राजधानियाँ थी बच्चों? 2 राजधानियाँ थी पांचाल महाजनपद की। पहली राजधानी का नाम जो है वो काम्पिल्य मिलता है और दूसरी राजधानी का नाम अहिच्छत्र मिलता है। तो लिखेंगे
कि इस महाजनपद की दो राजधानियों का उल्लेख मिलता है। इस महाजनपद की दो राजधानियों का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। तो पहली राजधानी का नाम कामपिल्ले और दूसरी राजधानी का नाम अहिच्छत्र। क्या नाम था बच्चों? अहिच्छत्र, ठीक है। कामपिल्ले और अहिच्छत्र जो पश्चिमी भारत है, आप कह सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश का, पश्चिमी मध्य प्रदेश अगर आप कहें बच्चों कि पश्चिमी जो मध्य प्रदेश का इलाका है, इसमें शामिल था। पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल था। ये भी दिल्ली के बिल्कुल करीब ही थी पांचाल महाजनपद। कहा जाता है कि बाद में चलकर कुरु और पांचाल एक हो गए थे, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। यहां पर एक एक जो मतलब लाइन है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी उठ जाएंगे ना बच्चों। हो गया, लिख लिया इस चीज को। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखा जाए अब कौन सा मतलब हम लोगों को पढ़ना है। क्योंकि पांचाल हो गया, पांचाल महाजनपद हो गया। अब बच्चों आगे है गांधार महाजनपद। तो चलिए अब गांधार महाजनपद पर हम लोग बात करेंगे। ये चीज मिटा दिया जाए। चलिए गांधार महाजनपद, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है बच्चों। तो गांधार महाजनपद के बारे में यह है कि चूंकि अब ये महाजनपद तो भारत में नहीं है, ठीक है ना। गांधार देखा जाए बेसिकली तो अफगानिस्तान तक ये फैला हुआ था, ये भारत में नहीं था। इसकी राजधानी का नाम था तक्षशिला और ये भी एक महाभारत कालीन महाजनपद था। तो लिखेंगे कि ये भी एक महाभारत कालीन महाजनपद था। ठीक है ना। कहा जाता है कि जो गांधारी थी कौरवों की माँ, उनका संबंध यहीं से था। तो हम लिखेंगे कि कौरवों की गांधारी यहीं की राजकुमारी थी। करेक्ट है बच्चों, समझ में आ रहा है। और इस महाजनपद की राजधानी का नाम तो आपको पता ही है, तक्षशिला। तो लिखेंगे कि इस हम लोग लिखेंगे बच्चों कि इस महाजनपद की राजधानी
कहाँ थी? तक्षशिला। इस महाजनपद की राजधानी तक्षशिला में थी। इस महाजनपद की राजधानी तक्षशिला में थी। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है। और अगर आप मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे आइए। यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम आईडी पे क्लिक करिए। यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम आईडी पर क्लिक करिए और जुड़ जाइए मुझसे टेलीग्राम पर, ठीक है। तो यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी टेलीग्राम आईडी पर क्लिक करके जुड़िए मुझसे, टेलीग्राम पर आइए, वहाँ डिस्कस करते हैं, है ना। तो इस महाजनपद की राजधानी कहाँ पे थी? तक्षशिला में। और बच्चों आपको तो पता ही है कि तक्षशिला जो है एक विश्वविख्यात नगर भी था। ये अपने विश्वविद्यालय के लिए जाना जाता था। तो लिख सकते हैं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्वविख्यात था। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्वविख्यात था, ठीक है ना भाई। कौन नहीं जानता है तक्षशिला विश्वविद्यालय में चंद्रगुप्त मौर्य ने पढ़ाई की थी। चाणक्य जैसे गुरु जो है यहाँ पर मौजूद थे। कहा जाता है कि मगध के राजा जो बिंबिसार थे, उनके जो राजवैद्य थे जीवक, वो भी यहाँ के स्टूडेंट रहे। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय को कौन नहीं जानता, ये बहुत ही फेमस था अपने ज़माने में, ठीक है बच्चों। नोट करिए इस चीज़ को, लिख लीजिए प्लीज़, नोट करिए, सभी बच्चे नोट करेंगे। लिख लीजिए बच्चों। तो चलिए आइए कुछ और महाजनपदों की बात कर लिया जाए। कुछ और महाजनपदों पर बात करते हैं। गांधार महाजनपद, इसमें जो वो चीज़ें हैं बच्चों, चूंकि इसका स्टेटस ये था ना कि ये गांधार यानी वही कांधार का इलाका, तो अब ये इसकी जो सीमा है ना वो अफगानिस्तान की तरफ शिफ्ट हो गई। ये अब भारत में नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और महाजनपदों पर बात हो जाए। तो यहां पर देखिए, अब आते हैं बच्चों अवंती महाजनपद की हम लोग बात करते हैं। चलिए बात करेंगे अवंती महाजनपद की।
चलिए बच्चों, मिटा दिया इसको मैंने। अब लिखते हैं हम लोग अवंती महाजनपद के बारे में बात करते हैं। ठीक, देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा जो है ये अवंती महाजनपद का भाग हुआ करता था। इसकी दो राजधानियां थी, उज्जैनी और माहिष्मती। ठीक है ना। उज्जैन आपको पता ही है कहां पड़ता है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो हम लोग लिखेंगे कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में ये महाजनपद अवस्थित था। ठीक है ना। इस महाजनपद की राजधानी थी, इस महाजनपद की दो राजधानियां थी। इस महाजनपद की दो राजधानियों का उल्लेख मिलता है ठीक है ना। पहली राजधानी का नाम था उज्जैनी, और जो बच्चों दूसरी राजधानी थी वो थी माहिष्मती। ठीक है, माहिष्मती जो है वो एक्चुअली में यहीं की राजधानी थी। लेकिन बच्चों बाहुबली फिल्म में जिस माहिष्मती का उल्लेख हुआ है, तो वो चीज़ें जो है आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ इंडिया में मौजूद थी, ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में मौजूद थी। ये महाजनपद मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में था। और यहाँ के सबसे शक्तिशाली राजा का नाम जो है वो चंड प्रद्योत मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? चंड प्रद्योत। यहाँ के सबसे शक्तिशाली राजा का नाम चंड प्रद्योत था। बच्चों आपको मैं बता दूं कि मगध के साथ बड़ी दुश्मनी थी अवंती महाजनपद की। अगर उस जमाने में 16 महाजनपदों में हम बात करें सबसे शक्तिशाली महाजनपदों की, तो उनमें अवंती भी शामिल था। मगध के साथ बड़ी बैर थी अवंती की। मतलब ये था कि एक लोहे की खान को लेकर दोनों ही महाजनपदों में तनाव था। कहा जाता है कि उस समय बिंबिसार मगध के राजा हुआ करते थे और अवंती के जो राजा थे वो राजा चंड प्रद्योत थे। तो बड़ी दोनों में खिंचाव था। तो एक दफ़ा की बात है, राजा बिंबिसार अपने दरबार में बैठे हुए थे और एक जासूस सूचना लेके आता है कि महाराज खुशी मनाने का समय आ गया है, जश्न मनाने का समय आ गया। सारे दरबारी बैठे हुए हैं। वो कहता है कि महाराज अवंती महाजनपद के जो राजा हैं चंड प्रद्योत वो मरने वाले हैं, यानी हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो मरने वाला है। यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा आप सबको ध्यान देना है। क्या कहता है वो जासूस? वो कहता है कि अवंती महाजनपद का राजा मरने वाला है, अब तो मगध का सबसे बड़ा शत्रु मरने वाला है। तो ये न्यूज़ जैसे ही लोगों ने सुनी, भाई जाहिर सी बात है खुशी का और जश्न का माहौल बन गया होगा। लेकिन ना, राजा बिंबिसार को इसमें खुशी नहीं हुई। राजा बिंबिसार इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखी हो गए। लोगों ने देखा कि बिंबिसार का चेहरा उतर गया। तो कमाल था ना यार, इतना बड़ा दुश्मन बीमार है, भाई कौन राजा होता जो खुश नहीं होता? मतलब इतना बड़ा दुश्मन बीमार है, कौन राजा होता जो खुश नहीं होता? तो दरबारियों को बड़ा हैरत हुई होगी कि अरे यार बताइए, इतनी बड़ी सूचना जो है वो जासूस ने लाके दी कि भाई हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बीमार है, जबकि हमारे राजा को खुशी नहीं हुई। तो बच्चों यहां पर एक चीज देखना है कि राजा बिंबिसार के बारे में मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा जब हम लोग हर्यक वंश पढ़ेंगे। ये राजा बिंबिसार जो है इतने जबरदस्त इंसान थे,
इतने बेहतरीन डिप्लोमेट थे कि कोई जवाब नहीं था। देखिए बच्चों, जंग जो होती है कोई जरूरी नहीं कि तलवारों से जीती जाए, जंग कभी कभी मोहब्बत से भी जीती जाती है। और जो लोग जो व्यक्ति मोहब्बत की तलवार चलाना जानता है, यकीन मानिए ईश्वर की दया से उसकी जीत निश्चित होती है। तो राजा बिंबिसार ना वो बड़े धनी इंसान थे। कहा जाता है कि उन्होंने कहा अपने दरबारियों से कि मुझे इस बात की, मतलब उनके अनुसार मुझे इस बात की बहुत तकलीफ है कि चंड प्रदेव मर रहा है, क्योंकि वाकई में आज मैं जिस मकाम पे हूं, जिस जगह पे बैठा हूं, ये उसी दुश्मन की वजह से बैठा हूं। अगर वो नहीं होता तो मैं इतना शक्तिशाली नहीं होता। कमाल है, कमाल है बच्चों। क्या कहा उन्होंने कि अगर वो ऐसा नहीं होता, मेरा दुश्मन इतना शक्तिशाली नहीं होता, तो मैं इतना शक्तिशाली नहीं होता। एक सिंपल सी बात मैं अगर आपके सामने रखूं, अगर मैं कहूं कि अगर आईएएस का एग्जाम, अगर यूपीएससी का पेपर इतना दमदार नहीं होता, अगर ये एग्जाम इतना बढ़िया नहीं होता, तो आपको कौन जानता। यूपीएससी के एस्पिरेंट जहां पे जाते हैं, अगर आप किसी से कह दें बच्चों कि आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, थोड़ी देर के लिए सामने वाला चेहरा देखने पे मजबूर हो जाता है। कारण क्या है कि आप एक दमदार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बहुत ही प्रतिष्ठित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपका नाम है, इसलिए आपकी इज्जत है। तो बच्चों वही चीज है ना कि यहां पर बिंबिसार ने कहा कि ना, बिंबिसार को बड़ी तकलीफ हुई। कमाल है, वो इंसान जो है आज हम जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा रोल है। तो उन्होंने अपने राजवैद्य को बुलाया, जीवक को, है ना। जीवक जो है वो मगध के दरबार में रहते थे और वो आम्रपाली के बेटे थे, गणिका आम्रपाली के बेटे थे, और गणिका आम्रपाली के बेटे थे, और उनकी शिक्षा दीक्षा जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई थी। तो जीवक को बुलाया, कहा कि जीवक जाओ और जाकर एनी हाउ कोशिश करो कि राजा चंड प्रदेव की जान बचाई जाए। तो जीवक जो है वो, अब जाहिर सी बात है, अगर वो डायरेक्ट पहुंचते तो मुश्किल हो जाती, तो वेश बना के वो पहुंचे होंगे। वहां पे पहुंचे कहां, वहीं अवंती महाजनपद, और दरबार में पहुंचे राजा जीवक के। पता चला कि राजा जीवक बहुत बीमार थे और बचने की कोई आशा नहीं थी। उनको ना उनका जो ब्लड है वो धीरे धीरे पानी में तब्दील हो रहा था, उन्हें पीलिया रोग हो गया था, ऐसा कहा जाता है। इन्होंने सेवा शुश्रूषा की, इलाज किया जीवक ने, और जीवक भाई मजे हुए, आयुर्वेदाचार्य थे उस जमाने के। कुछ समय के बाद राजा चंड प्रद्योत जो है बिल्कुल स्वस्थ होने लगे, सही होने लगे, और एकदम कंप्लीटली वो स्वस्थ हो गए। उनका हेल्थ एकदम बेहतरीन हो गया और जीवक का काम हो गया था। जीवक ने सोचा कि निकल ले धीरे से। जीवक जाने लगे तो राजा चंड प्रद्योत ने कहा कि सुनो, कौन हो तुम, कौन है आप, अपने बारे में बताइए। तो जीवक ने कहा, अरे मैं तो बस ऐसे ही। कहा ना, ऐसे ही नहीं, सच सच बताओ तुम कौन हो, क्योंकि मैं भी राजा हूं और राजाओं की अदा मुझे मालूम है। क्या कहा कि मुझे राजाओं की अदा मालूम है। तुम किसी दरबार से व्यवस्थित हो, बताओ तुम किसी दरबार से आए हो, बताओ किस दरबार से आए हो। तो जीवक ने कहा कि महाराज जब बात खुली गई है, महाराज जब आपने पूछ ही दिया है तो सुन लीजिए, मैं आपके उसी दुश्मन का राजवैद्य हूं, जिसे आप सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, उसी ने मुझे भेजा है। और उसने कहा है कि जीवक किसी भी सूरत में कोशिश करना कि राजा चंड प्रद्योत की जान बचाई जाए। यकीन मानिए राजा चंड प्रद्योत उस दिन से फैन हो गए। उन्होंने कहा कि जाके कह देना कि दुश्मनी भी निभाई है, अब दोस्ती भी निभाएंगे। कहने का मतलब यह है बच्चों कि राजा चंड प्रद्योत और बिंबिसार की बड़ी घनी दोस्ती हो गई थी इस घटना के बाद। तो अवंती महाजनपद बहुत ही ताकतवर था, बहुत ही शक्तिशाली था। मगध के साथ इस महाजनपद के बड़े तनाव चलते थे। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो अवंती महाजनपद के बारे में क्लियर तो हम लोग लिख लेंगे कि यहाँ के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे, चंड प्रद्योत थे। बाद में चलकर अवंती महाजनपद का विलय भी मगध ने कर लिया था, है कि नहीं। कहा जाता है कि काला शोक के शासन काल में अवंती महाजनपद का विलय मगध में कर लिया गया। तो हम लोग लिख लेंगे कि बाद में अवंती महाजनपद का विलय
मगध में हो गया। ठीक है ना। किसने विलय किया था? कालाशोक के शासनकाल में अवंती महाजनपद का विलय मगध में कर लिया गया था। करेक्ट है। किसी भी बच्चे को कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है? चीजें समझ में आ रही बेटा? और क्लास में रेगुलरिटी बनाइए। देखिए लाइव ये जो क्लास है इसमें रेगुलर रहिए, कोशिश करिए रेगुलर रहने की। ठीक है। अब चलिए किसी और एक और महाजनपद को उठाते हैं और अब की बार हम लोग अंग महाजनपद की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? अंग महाजनपद की बात करेंगे। चलिए तो अब की बार लिखते हैं अंग महाजनपद। अंग महाजनपद। करेक्ट। अंग महाजनपद। ठीक है। तो बिहार के मुंगेर और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर अंग महाजनपद का निर्माण होता था। तो लिखेंगे कि बिहार के मुंगेर और भागलपुर जनपद को मिलाकर अंग महाजनपद का निर्माण होता था। ठीक है। यहां की राजधानी का नाम था चंपा। लिखेंगे कि यहां की राजधानी का नाम चंपा था। यहां की राजधानी का नाम क्या था बच्चों? चंपा। और आपको मैं बता दूं कि उस समय पूरे भारत में चंपा के जो राजमिस्त्री थे वो विख्यात थे। यहाँ के लोग ना राजमिस्त्री का काम बड़ी दमदार करते थे। घर वर बनाने का जो काम होता था, मतलब कहते थे कि स्पेशलाइजेशन थी इन लोगों को। इन लोगों को स्पेशलाइजेशन थी राजमिस्त्री के कार्य में। तो चंपा के जो राजमिस्त्री थे वो पूरे भारत में विख्यात थे। संपूर्ण भारत में विख्यात। नोट कर लीजिएगा इस लाइन को। ठीक ना। और आपको तो पता ही है कि यहाँ के राजा का नाम ब्रह्मदत्त था और ब्रह्मदत्त ने जो है मगध के राजा भद्दिया की हत्या की और आखिरकार बिंबिसार के द्वारा अंग महाजनपद पर आक्रमण किया गया और अंग महाजनपद का विलय मगध में हो गया। तो हम लोग लिखेंगे कि अंग महाजनपद का विलय ये चीज इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है ना कि यहां के राजा का नाम क्या था बच्चों? ब्रह्मदत्त था। इसको लिख लेंगे हम लोग। यहां के राजा का नाम ब्रह्मदत्त था। यहां के राजा का नाम ब्रह्मदत्त था। ठीक है। लिखेंगे हम लोग कि इस प्रकार मगध के राजा बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त की हत्या करके
अंग महाजनपद का विलय, ब्रह्मदत्त की हत्या करके अंग महाजनपद का विलय मगध में कर लिया। बताया था ना कहानी कि ब्रह्मदत्त ने मगध महाजनपद के राजा भद्दिया की हत्या की, जो राजा बिंबिसार के पिता थे। तो बिंबिसार ने इसका बदला लिया, उन्होंने अंग महाजनपद के राजा ब्रह्मदत्त की हत्या की और फिर अंग महाजनपद का विलय किसमें कर लिया? मगध में कर लिया। करेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी? चीजें समझ में आ रही हैं? तो बच्चों इसको मिटा दिया जाए, कोई और भी महाजनपद हम लोग शुरू करते हैं, उस पर भी डिस्कस हो जाए। तो चलिए मल्ल महाजनपद पर बात कर लेते हैं, एक और महाजनपद शुरू करते हैं, मल्ल महाजनपद। ठीक है, चलिए मल्ल मल्ल महाजनपद। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो मल्ल महाजनपद आप समझ ही रहे हैं, आधुनिक उत्तर प्रदेश में कुशीनगर का जो इलाका है वो मल्ल महाजनपद का निर्माण करता था और मल्ल महाजनपद की राजधानी का नाम था कुशीनारा। तो लिखेंगे कि आधुनिक उत्तर प्रदेश में कुशीनगर का क्षेत्र मल्ल महाजनपद में शामिल था। आधुनिक उत्तर प्रदेश में कुशीनगर का क्षेत्र कभी मल्ल महाजनपद में शामिल था। ठीक है ना, लिखेंगे कि इस महाजनपद की राजधानी कहां थी बच्चों? कुशीनारा थी, कुशीनारा। और आपको पता ही है कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस थी। थोड़ा सा लिखेंगे बच्चों कि मल्ल महाजनपद है ना, पहले यहाँ पे बच्चों गणराज्य हुआ करता था, लेकिन बाद में चलकर यहाँ पर राजतंत्र हो गया। तो ये भी लिखेंगे बच्चों कि ये भी एक गणराज्य हुआ करता था, लेकिन बाद में यहां पर राजतंत्र स्थापित हो गया और ये महाजनपद गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली के रूप में प्रसिद्ध था। तो लिखेंगे बच्चों कि ये महाजनपद महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली के
रूप में विख्यात था। ठीक है, आज भी कुशीनगर में आप जाएंगे तो वहां पर गौतम बुद्ध से रिलेटेड बहुत सी चीजें हैं बच्चों। तो मल्ल महाजनपद के बारे में मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आप लोगों को मिलें। आप लोग तैयार होइए। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है बच्चों। ठीक है ना, कभी एकाएक सागर बना नहीं करते। कहने का मतलब ये है बच्चों की बूंद 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 से सागर भरता है। एक एक चीज़ को तैयार करना ज़रूरी है। तो चलिए, मल्ल महाजनपद के बाद जो है कुछ और महाजनपदों का हम लोग निर्माण करेंगे। कुछ और महाजनपदों पे हम लोग बात करेंगे। चलिए, एक और महाजनपद का हम लोग नाम लेते हैं जिसका नाम था शूरसेनोई महाजनपद। शूरसेनोई हेडिंग डालते हैं, शूरसेनोई महाजनपद। शूरसेनोई महाजनपद करेक्ट है। जी है बच्चों, शूरसेनोई महाजनपद उत्तर प्रदेश का जो मथुरा शहर है वो कभी शूरसेनोई महाजनपद हुआ करता था और इसकी राजधानी मथुरा थी। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हैं कि इस महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। इस महाजनपद की राजधानी कहां थी बच्चों? मथुरा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और मथुरा जहां पे स्थित है यही इसकी भौगोलिक सीमा भी थी। कहा जाता है कि ये अपने टेढ़े मेढ़े रास्तों के लिए विख्यात था। कहा जाता है कि ये ऐसा महाजनपद था जहां लोग डर के मारे इस क्षेत्र में नहीं जाते थे। कहा जाता है कि यहाँ पर देव या यक्ष जैसी चीज़ों के बारे में कहावतें पर चली थी। तो ये कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि उस ज़माने में ना, चूँकि ये भी एक तरह से देखा जाए तो चलिए तो लिखेंगे कि ये महाजनपद ऐसा कहा जाता है कि टेढ़े मेढ़े रास्तों के लिए प्रसिद्ध था। कुल मिलाकर ये लिखेंगे कि ये महाजनपद या फिर इसको बस इतना ही पे रोक देते हैं, कोई नहीं, बस इतना लिख लीजिए कि इस महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। मथुरा जाहिर सी बात है, मथुरा एक धार्मिक नगरी के रूप में विख्यात थी। यहां के राजा का नाम अवंती पुत्र मिलता है, ये भी नोट कर लेंगे। यहां के राजा का नाम अवंती पुत्र मिलता है। बस ये चीज हो गई। एक महाजनपद का नाम और लेंगे बच्चों, विराट मत्स्य महाजनपद नोट करेंगे बच्चों। ये एक ऐसा महाजनपद था जो राजस्थान में पड़ता था, राजस्थान की सीमा में पड़ता था। तो लिखेंगे
मत्स्य महाजनपद, एक और महाजनपद का नाम नोट करिए, मत्स्य महाजनपद, मत्स्य महाजनपद, ठीक है ना। ये ऐसा महाजनपद था जिसकी सीमा राजस्थान में पड़ती थी। यह महाजनपद राजस्थान में स्थित था। यह महाजनपद राजस्थान में स्थित था, ठीक है ना। और यहाँ के विख्यात राजा का नाम कहा जाता है कि इसकी राजधानी जो है विराट नगर थी, और यहाँ के शक्तिशाली राजा का नाम विराट था। उन्हीं के नाम पर इस महाजनपद की राजधानी थी विराट नगर। तो लिखेंगे कि इस महाजनपद की राजधानी विराट नगर थी। यहां के शक्तिशाली राजा का नाम विराट था। यहां के शक्तिशाली राजा का नाम क्या था बच्चों? विराट था। नोट कर लीजिए। हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ये आधुनिक जयपुर यानी राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, उसी के निकट लिख सकते हैं कि राजस्थान का जयपुर है ना, जयपुर के क्षेत्र में ये महाजनपद हुआ करता था। ये महाजनपद हुआ करता था। तो चलिए एक और महाजनपद का नाम बच्चों लेंगे। आज हम लोग इस टॉपिक को लगभग कंप्लीट कर डालेंगे, फिर नया टॉपिक शुरू किया जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोगों ने नोट कर लिया हो, नोट कर लीजिए। एक दो और महाजनपद पर हम लोग बात करेंगे और इस टॉपिक को हम लोग क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे आज, ठीक है। तो देन वी विल कंप्लीट दिस टॉपिक टुडे। सो प्लीज नोट कर लीजिए बच्चों इसको, मत्स्य महाजनपद। तो चलिए एक और महाजनपद पर हम लोग बात करते हैं, और इस महाजनपद का नाम हमने लिख दिया चेदी महाजनपद। कभी आप लोगों ने नाम सुना होगा चेदी महाजनपद, चेदी महाजनपद। ठीक है बच्चों, ये आधुनिक जो बुंदेलखंड का इलाका है, ये यहीं पर कभी चेदी महाजनपद हुआ करता था।
तो लिखेंगे कि आधुनिक बुंदेलखंड के क्षेत्र में कभी चेदी महाजनपद हुआ करता था। कोई दिक्कत तो नहीं है, चीजें क्लियर है बेटा। आधुनिक बुंदेलखंड के क्षेत्र में कभी चेदी महाजनपद हुआ करता था, ठीक है। और यहां की राजधानी थी शुक्तिमती। शुक्तिमती, यहां की राजधानी का नाम था शुक्तिमती। नोट कर लीजिए, एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए था बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है बच्चों, तो जितने भी प्रमुख महाजनपद थे लगभग वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है ना। एक दो महाजनपद और रह गए जिस पर हम लोग बात करेंगे किसी दूसरे क्लास में, ठीक है। और आप सभी क्लास देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। और साथ में ये कि बहुत जल्द स्पेशल क्लासेस शुरू होने वाले हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि स्पेशल क्लासेस के लिए सीधी सी चीज़ है, आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है वो डाउनलोड करेंगे बच्चों। और लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद जो है सीधे मेरा जो प्रोफाइल नेम है बच्चों, ये सर्च करिए मोहम्मद नदीम, और मेरी जो पुरानी क्लासेस हैं वहाँ जाकर आप उसे देख सकते हैं। और मुझे फॉलो भी ज़रूर कर दीजिएगा, आप सबसे गुजारिश है। साथ में ये है कि एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर आपको अनअकैडमी पर एडमिशन लेना हो तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिए, वो शानदार है। और एडमिशन लेने के लिए जो है वो मेरा जो रेफरल कोड है बच्चों MNUS, ये यूज़ करिए। रेफरल कोड MNUS को यूज़ करने के फ़ायदे ज़्यादा हैं। कहने का मतलब ये है कि आप इसे यूज़ करोगे तो 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ आप किसी भी टीचर या किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो बच्चों तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर करिए क्लास को, सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन्स का बटन दबाइए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। आप सभी क्लास में आए, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया बच्चों। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स क्रैक इट। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स क्रैक इट।